सबका एक सपना होता है कि हम किसी रेंटेड अपार्टमेंट में ना रहकर अपने खुद के घर में रहें, जहाँ चार दीवारी से लेकर छत तक हमारा अपना खुद का हो। लेकिन इस घर का फैसला लेते समय हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो घर लेते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं, इस वीडियो में हम आप तक वो चीज़ें पहुँचाएँगे, ताकि आपको अपने इस फैसले पर कभी भी पछताना ना पड़े। तो घर हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा डिसीज़न होता है। ये डिसीज़न लेते समय अगर आप थोड़ी-सी भी सावधानियाँ बरतेंगे, तो आप इसका ये डिसीज़न बहुत ही अच्छा साबित होगा, जो आपका लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लैट्स के बारे में। जब हम घर लेते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हम रखते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्लैट्स आपको क्यों खरीदने चाहिए। बाकी ऑप्शंस की भी वीडियो हम आप तक लेकर आएँगे। तो इसी तरीके की अगर आप वीडियो चाहते हैं ताकि हम आपके ज़िंदगी के हर एक इम्पोर्टेंट और हर एक छोटे से छोटे डिसीज़न में आपके साथ रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो घर जो हमारा एक सपना होता है, जब हम घर लेने का डिसीज़न लेते हैं, तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। क्या हम खुद का मकान लें या हम बनाया-बनाया मकान अगर हमें कोई मिल रहा है, तो क्या हम वो परचेज़ करें? कोई अपार्टमेंट हम खरीद लें, जहाँ पर एक ज़मीन पर काफ़ी फ्लैट्स होते हैं, मान लो 10 फ्लैट्स हैं या 20 फ्लैट्स हैं, पार्किंग सुविधा है, लेकिन अमेनिटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, वो सोसाइटी या वो अपार्टमेंट आप खरीद लें। या इसके अलावा आप फ्लैट्स देखिए जो आपका एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल के लिए जाना जाते हैं फ्लैट्स, जिसमें आपको काफ़ी अमेनिटीज़ मिलती हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, जिम्स, मार्केट, मॉल, पार्किंग, आपके बड़े-बड़े पार्क, टेम्पल, तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें आपको फ्लैट्स में देखने को मिलती हैं। तो फ्लैट्स जब हम देखते हैं तो एक बात तो ज़रूर है कि जब भी हम फ्लैट्स देखने जाते हैं, तो हम वहाँ की जो अमेनिटीज़ है, वहाँ की जो सोसाइटी है, उसको देखकर फ्लैट्स लेने को मजबूर हो जाते हैं। और हमें वो कई बार तो इतना पसंद आता है कि जल्दबाज़ी में हम बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं। तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो फ्लैट्स के लिए आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, क्या हम प्लॉट ले लें और उसपे हम ज़मीन बनाएँ? तो ये वीडियो है आपके लिए जो आप सब खरीदना चाह रहे हैं फ्लैट्स, आप लोगों ने फ्लैट्स का डिसीजन लिया है कि मुझे फ्लैट्स ही लेने हैं, तो इस वीडियो में हम सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे पॉइंट्स वही हम देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरीके के वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो, क्योंकि एक छोटी-सी चीज़ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है और वो छोटी-सी चीज़ पर ध्यान ना देने के कारण आपका ये फैसला गलत भी हो सकता है। क्योंकि कई बार हम फ्लैट ले तो लेते हैं, लेकिन हम कितने टाइम तक वहाँ पर रह पाते हैं या हम वहाँ पर शिफ्ट भी करते हैं या नहीं, ये भी आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे के पूरे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है। आई होप तो हम बात कर रहे हैं फ्लैट्स की, तो उसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं व्हाई फ्लैट्स। आपको फ्लैट ही क्यों खरीदना है? तो फ्लैट के बारे में अगर हम बात करें कि हम होम खरीदें, कोई भी हाउस हमें खरीदना है या फिर हमें कोई भी अपना जो है अपार्टमेंट खरीदना है, फ्लोर लेना है या फ्लैट लेना है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप बात करते हैं, अगर आप हैं किसी भी मेट्रो सिटी से, मेट्रो सिटी में घर लेना एक सपने के बराबर होता है। अगर आप एक प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी तरीके से हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपके पुश्तैनी आपके लिए ज़मीन छोड़ गए हैं मेट्रो सिटीज़ में। तो अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो आप लोगों के लिए घर लेना थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है, एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, जो सपना पूरा करने की संभावनाएँ ना के बराबर हो जाती हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो।
तो हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं तो हम जाते हैं फ्लैट्स की ओर, क्योंकि फ्लैट आपके लिए एक थोड़ा सस्ता पड़ता है, आपकी एक सोसाइटी, आपका एक मॉडर्न, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है फ्लैट। तो फ्लैट, इस तरीके के फ्लैट्स देखकर आप भी चकाचौंध हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मुझे फ्लैट्स चाहिए। अगर आपको कोई भी मेट्रो सिटीज़ है, उसके आस-पास में कोई भी ऐसी जगह है जो दूर-दराज का इलाका है, अगर आपको वहाँ ज़मीन अच्छे में मिल रही है, तो आप घर की ओर जा सकते हैं। लेकिन वो डिसीज़न आपको तब लेना है, जब आपको लगता है कि उस एरिया का डेवलपमेंट आगे आने वाले 5-10 सालों में हो जाएगा, अगर अभी डेवलप नहीं है तो। अदरवाइज़ आप जाते हैं फ्लैट की ओर, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा कम प्राइस में, थोड़ा-सा बेटर, थोड़ा-सा बहुत सारी एमेनिटीज़ आपको मिलती हैं, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, कैफ़ेज़, मॉल, इंडोर-आउटडोर गेम्स, आपका वॉक करने के लिए पूरा एरिया, पार्क, बच्चों के लिए गार्डन, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिलती हैं एक फ्लैट में। तो फ्लैट की लोकेशन भी आपको देखनी होती है कि किस फ्लैट पे लोकेशन पे आप रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं एक-एक करके कि किन बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि बजट का निर्धारण करें, यानी कि जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। कितनी ज़रूरी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि घर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो है आपका सपना है, एक अहम हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का। हर किसी का सपना होता है कि उनके घर की छत जो है, अब हम बोलते हैं कि अपने सर पर छत होनी चाहिए, तो वो हर किसी का सपना होता है कि उसकी खुद की छत हो, वो उसका किराए का मकान ना हो। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपने कितना बजट फ्लैट पर खर्च करना है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पर आप देख रहे हैं, किस तरीके का फ्लैट देख रहे हैं, किस सिटी में आप रह रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पर। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपना फाइनेंस। क्या सेविंग है आपकी? कितनी इन्वेस्टमेंट्स आपके चल रहे हैं? कितने लोन आपके ऑलरेडी चल रहे हैं? कितनी एसआईपी चल रही है? म्यूचुअल फंड है, आपने एफडी करवाई हैं, आपने कार लोन चला रखा है, आपने कोई पर्सनल लोन चला रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद देखना है आपको बजट कि कितना मंथली ईएमआई आप पे कर सकते हैं। तो जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है, यू कैन डू इन जस्ट 5 स्टेप्स। व्हाट आर दीज़ 5 स्टेप्स? 5 स्टेप्स की अगर हम बात करें, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो 5 स्टेप्स हैं, वो हैं बजट। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। बजट, यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर ए प्रॉपर्टी। आप एक प्रॉपर्टी पर कितना बजट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड, प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लोन। आप एक प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लोन करवा लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिलता है। इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके आगे भी देखने वाले हैं। चेक ऑल योर ईएमआईज़, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जो भी आप अभी कर रहे हो, उन सब के बारे में आप चेक करें। आपके पास 3-4 इंस्टॉलमेंट का जो है फंड ऑलरेडी होना चाहिए। अरेंज फंड्स फॉर हिडन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री, होम फर्निशिंग भी आप करवाएँगे, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको बजट रखना है। इसके बाद आप डिसीज़न अपना देखें। तो बजट, जो भी आपका बजट है, जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आपकी जैसे कि एसआईपी आप करते हैं या म्यूचुअल फंड है या एफडी है, आप उनमें से कोई पैसा लेना चाहते हैं या उसको एज़ इट इज़ रखना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी कोई ईएमआईज़ चल रही हैं, ईएमआई में आपका पर्सनल लोन हो सकता है, आपका कार लोन हो सकता है, आपका टू व्हीलर लोन हो सकता है, एटसेट्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो आपके डेली के बिल्स हैं, जैसे कि आपका मंथली बिल जाता है, आपका रेंट, जहाँ पे आप रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो रेंट आपका जाता है, आपका टेलीफ़ोन बिल जाता है, मोबाइल बिल आप जो आप बोल सकते हो। इसके अलावा आपने घर पे वाईफ़ाई वगैरह लगवा सकते हो, तो उसका इंटरनेट का बिल, आपका केबल का बिल, वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब बिल्स। और इसके साथ-साथ अगर आपको अपना कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल। तो ये सारी चीज़ें खर्च करने के बाद और अपना कुछ फंड आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप मंथली ईएमआई, कि हम मंथली ईएमआई आप कितना पे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना
घर के लिए बजट फाइनेंस किए। क्योंकि घर एक ऐसा भी आपके लिए नहीं होना चाहिए कि अपने घर का सपना पूरा करने के बाद आप अपनी पूरी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसी चीज़ों को जो आपने सपना पूरा किया है, उसी चीज़ों को पे बैक करने में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्री अप्रूव्ड होम लोन क्या होता है? आप किसी भी बैंक को अपने दस्तावेज देकर एक जो है लोन वो प्री सैंक्शन करवा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री सैंक्शन या प्री अप्रूव्ड लोन। उसके बाद आपको एक सैंक्शन लेटर मिल जाता है। उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपके सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें देखकर आपकी सैलरी जितनी भी है, माइनस कर दीजिए उसमें से जितनी भी ईएमआई जा रही हैं। जो अमाउंट आपकी बचेगी, उसका 60% तक ईएमआई बैंक कैलकुलेट करता है। कुछ 60 करते हैं, कुछ 50 करते हैं, कुछ 70 भी कर लेते हैं, दैट डिपेंड्स बैंक टू बैंक। वो बैंक टू बैंक पर डिपेंड करता है। तो आपको प्री सैंक्शन अपना लोन करवाना है, उससे आपको पता चल जाएगा कितना आपको लोन मिल रहा है। सपोज़ आपको 40 लाख लोन मिल रहा है। आप 15 साल के लिए ले सकते हैं, आपको अमाउंट बढ़वाने 20 साल के लिए कर लीजिए और बढ़वाना है तो आप 25 साल के लिए भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगी वहाँ से, आपकी मंथली ईएमआई कितनी होती है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास एक बजट आ गया कि हाँ, 40 लाख मेरे पास हैं, इस तक का मैं बजट में जो है मेरी बैंक हेल्प कर सकता है और इतने में मैं जो है बैंक से लोन ले सकता हूँ। इस सैंक्शन लेटर की वैलिडिटी होती है 3 टू 6 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक। किसी की 3 मंथ्स, किसी की 6 मंथ, इस वैलिडिटी को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सैंक्शन करने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। इसके साथ-साथ और क्या, कि आपको ईएमआई, इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो भी आप चल रहे हैं, वो आप एक बार नज़र मार लीजिए कि अब आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं, निकालना भी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो आपके पास एक टोटल अमाउंट जो है, वो कितना हो जाएगा, वो आप एक एस्टिमेट अपना बना सकते हैं। उसके बाद क्या-क्या हो सकता है आपका, रेंट आपका जाता है, बिल्स हैं जो आप पे करते हैं, लोन है, इमरजेंसी फंड आपको रखना है, एसआईपी हैं और ईएमआईज़ हैं, ये सब निकाल के आपको अपना बजट देखना है। अब लोन, अरेंज फंड फॉर 3 टू 4 इंस्टॉलमेंट, ये नहीं कि आपने अपना सारा पैसा लगा दिया, आपने घर खरीद लिया, अब आपके पास पैसा नहीं है। समय कभी भी बदल सकता है, हर एक समय के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। तो जो भी आपकी ईएमआई है, उसका 3-4 इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके पास होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इतना आपके पास इन्वेस्टमेंट हो और ये आपने जो है एक बड़ा ही सही डिसीज़न है अगर आप ये लेकर चलते हैं तो। इसके साथ-साथ हिडन चार्जेज़ आप जैसे बोल सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेज़ होंगे बैंक लोन में, बैंक लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, आप एग्रीमेंट करते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो होता है, उसमें भी होता है कि आपको कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट ले सकते हैं वो। तो इस तरीके की सारी चीज़ आती है हमारी हिडन चार्जेज़ में। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्री आप करवाएँगे तो उसमें भी आपको चार्जेज़ देने पड़ेंगे, वो डिपेंडिंग सिटी टू सिटी 3.75 होता है, कहीं 5%, कहीं 7%, तो उस तरीके से आपका हो सकता है। उसके बाद अगर आपने घर लिया है तो ऑब्वियसली आपका नया-नया एक सपना पूरा हुआ, उसको आप और अच्छे से सजाना चाहेंगे तो आप होम फर्निश भी करवाएँगे, उसमें भी आपको पैसा चाहिए। तो इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। तो क्या-क्या हो गया आपका, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्री, हिडन चार्जेज़, लैंड रजिस्ट्री करवाएँगे और आप होम फर्निश करवाएँगे। अब बात करते हैं कि फ्लैट लोकेशन। हमने पूरा बजट ले लिया कि कितना बजट मेरे पास है, इतने बजट में मुझे जो है फ्लैट देखना है। अब फ्लैट की लोकेशन का चुनाव आप कैसे करेंगे? कैसे देखेंगे आप लोकेशन? तो अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन नियर बाय हो, बस स्टैंड हो नियर बाय या फिर रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपका फ्लैट के नियर बाय हो, उस जगह पर आप जो है फ्लैट देखें। आप देखें कि आपके नियर बाय शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स ये सब कहाँ पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। इसके अलावा नियर बाय आपके कॉलेजेस, स्कूल्स ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है कि नियर बाय में आपका नज़दीक कोई स्कूल भी हो, कोई कॉलेज हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नियर बाय हो कोई नेशनल हाइवेज़, स्टेट हाइवेज़, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप फ्लैट लेंगे तो आपको देखना है कि आपका ऑफिस कितनी दूर है,
कहाँ-कहाँ पर कौन-सी कंपनीज़ है वहाँ पर, आईटी पार्क नाम से हर जगह आजकल फ़ेमस होती है, जहाँ पे कंपनीज़ होती हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है? आपके जो बच्चे होंगे कहाँ स्कूल जाएँगे? कहाँ से आपकी डेली शॉपिंग्स होगी, मार्केट्स होगी, ज़्यादा दूर तो नहीं है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें, तो इन सब चीज़ों के साथ-साथ आपको सोशल सेफ्टी भी देखनी है। ये नहीं कि आपको सस्ता मिल रहा था, आपने ऐसी लोकेशन पर जाकर ले लिया है, जहाँ पर अभी लोगों ने रहना शुरू नहीं किया है, अभी प्लॉट जस्ट कटे हैं और आपने वहाँ पर फ्लैट ले लिया है। आपके नज़दीक ना तो स्कूल है, वो भी दूर पड़ते हैं, आपने सोच लिया कोई बात नहीं स्कूल की बस आएगी, ऑफ़िस मैं ओन व्हीकल से कम्यूट कर लूँगा। जो है मेरा डेली वेजेस का सब्ज़ी है, ग्रोसरी है, मिल्क है, फ्रूट्स है, मैं ऑफ़िस से आते टाइम ले आऊँगा। लेकिन ये बातें सोच के जब आप एक्चुअली में उसको करते हो, तो होता ये है कि फ्लैट आप ले लेते हो, ना तो आप वहाँ से अच्छे से रह पाते हो और कई-कई बार तो हम उस फ्लैट में रहने ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके का डिसीज़न बिल्कुल ना लें, सोच समझ कर डिसीज़न लें और देखें कि आपके आस-पास रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज़, एनर्जी, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विस तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं व्हिच प्रोजेक्ट इज़ बेस्ट फॉर यू? कौन से प्रोजेक्ट का आप चुनाव करेंगे? प्रोजेक्ट का चुनाव करते टाइम आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है? अकॉर्डिंग टू ए सर्वे होता क्या है कि 58.9% लोग जो है रेडी टू मूव इन प्रेफर करते हैं, 16.1% लोग अंडर कंस्ट्रक्शन, 7.1 ओल्ड प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी यूज में होती है, 5.5 प्री लॉन्च पर जाते हैं और 12.4 जो डिसाइडेड नहीं कर पाते हैं बस कि प्लॉट मिल जाएगा तो मैं प्लॉट ले लूंगा, होम मिल जाएगा तो होम ले लूंगा, रेडी टू मूव मिल जाएगा तो वो ले लूंगा, अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेगी तो वो ले लूंगा, जो अपना खुद का डिसीजन नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि रेडी टू मूव लेना है या अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन नो डाउट आपको थोड़ा सस्ता मिलता है क्योंकि उस टाइम पर वो तैयार नहीं हुआ होता है, लेकिन रेडी टू मूव इनके अपने फायदे हैं। बात करते हैं कैसे? तो सबसे पहले तो आप जिस भी बिल्डर को देख रहे हैं, बिल्डर की हिस्ट्री आपको जाननी है। कैसा बिल्डर है? कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं? उस शहर में किए हैं कि नहीं किए हैं? क्या सब उसके रिव्यूज़ हैं? तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रेप्यूटेड और ब्लैक लिस्टेड, कोई रेप्यूटेड है आपको वो देखना है, ये भी आपको देखना है कोई ब्लैक लिस्टेड बिल्डर तो नहीं है जिससे आप खरीदने जा रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं, जिस सिटी में आप देख रहे हैं उस सिटी में उसने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स किए हैं या सभी के सभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेडी टू मूव इन है तो आप उस साइट पर जाकर देखिए उस स्पेसिफिक सिटी में कि किस तरीके का है, उससे आपको क्या-क्या पता चलेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा वो यूज़ करता है, सनलाइट और वेंटिलेशन का उसने कितना ध्यान रखा है, इको फ्रेंडली कितने पार्क है, कितना जो है ओपन स्पेस उसने रखा है, इन सारी चीज़ों का आपको रेडी टू मूव इन में देखने को पता चल जाएगा। एमेनिटीज़ जो उसने ब्रोशर में दी हैं, वो एक्चुअली में उसने वहाँ पर इम्प्लीमेंट की हैं कि नहीं की हैं। इस तरीके की काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। तो रेडी टू मूव इन की बात हम जो कर रहे हैं, उसमें आपको रेडी टू मूव में क्या-क्या पता चल गया? रेडी टू मूव एक तो है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, किसी चीज़ का वेट नहीं करना है, आपको पेमेंट करनी है और चाबी लेनी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको पता चल गई है कि किस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ हैं। आपस में जो अड़ोसी-पड़ोसी जो रह रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, विंडोज़, डोर फिटिंग्स आप एक्चुअल में देख सकते हैं कैसी हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन या सनलाइट है कि नहीं ये भी आप देख सकते हैं। अमेनिटीज़ अभी बन रही हैं या बन चुकी हैं वो चीज़ें आप देखेंगे। पावर बैकअप का आपको पता चल जाएगा कि पावर बैकअप के लिए उसने क्या अरेंजमेंट किए हैं। सीवेज और ड्रेनेज के लिए उसने क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं रेडी टू मूव इन में। अब हमें बजट पता चल गया, अब हमें ये पता चल गया हमें अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है या रेडी टू मूव लेना है, हमें लोकेशन भी पता चल गई। इसके बाद भी क्या आपका कोई काम है? बिल्कुल है। हैव यू डन योर होमवर्क? होमवर्क तो अभी आपका शुरू हुआ है, तो आपको क्या-क्या होमवर्क करना है? प्रॉपर्टी की कीमत, अब आपने प्रॉपर्टी सारी चीज़ें देख ली हैं, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की कीमत की। तो प्रॉपर्टी की कीमत जो आपकी है, वो क्या है अभी?
करंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जब आप प्री सैंक्शन लोन करवाते हैं और उसके बाद जब आप होम लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ से भी आपको पता चलता है, वो भी देखते हैं करंट वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में कितनी वर्थ है, वो आप कैसे देखेंगे करंट वैल्यू जानने के लिए? उसके लिए आप कंपेयर करेंगे प्राइस विद अदर प्रोजेक्ट इन सेम लोकेशन, और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर उस लोकेशन में उससे आप कंपेयर करेंगे कि उतना ही आपको कितने मिल रहा है। अब कंपेयर का मतलब ये नहीं कि आपने देखा 1 BHK मुझे 40 लाख में मिल रहा है, एक 1 BHK मुझे 35 लाख में दे रहा है, लेकिन एरिया भी कंपेयर कीजिए, एमेनिटीज भी कंपेयर कीजिए, सारी चीजें आपको कंपेयर करनी है। ये नहीं कि 1 BHK प्राइस आपने सुना और आप मूव करके 35 पे। एरिया देखिए, बनाया उसने कैसे वो देखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, कितनी सर्विस वो दे रहा है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन साइट्स पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। इसके अलावा बहुत सारी प्रोजेक्ट की साइट है, मकान.com है, 99 एकड़ है, मैजिक ब्रेक्स, हाउसिंग, इसके अलावा और भी काफ़ी जो है वेबसाइट्स है जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर से बात कीजिए, 1-2 प्रॉपर्टी डीलर से मिलिए, वो आपको वहाँ के रेट्स और पूरी प्रोजेक्ट्स आपको वहाँ पर दिखाएगा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। किसी भी लोकल मैन से आप मिलेंगे तो उनसे भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर ज़मीन का जो रेट है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉपर्टी की फ्लैट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी ऐड आती है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या जो है प्राइस चल रहा है। इसके अलावा और किन बातों का आपको ध्यान रखना है? फ्लैट, जैसे फ्लैट आपको देख रहे हैं तो कारपेट एरिया कितना है? कारपेट एरिया होता है 4 दीवारी के अंदर जिस एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हैं, दैट इज़ कारपेट एरिया। यानी कि वहाँ पर आप अपना जो है पूरा 4 दीवारी के अंदर है, आप उस एरिया को पूरा यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड अप एरिया, कई बार आपने सुना होगा, मान लो 650 स्क्वायर बना है, लेकिन 580 कारपेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 650 तो टोटल है बिल्डअप प्लस कारपेट एरिया। मान लो ये है, पूरा 650 बना है, इसमें से ये वाला एरिया आपका बालकनी है, तो ये वाला एरिया आपका जो 4 दीवारी का है, ये कारपेट एरिया, जो ये आपका ओपन एरिया है, ये पूरा मिलकर बनाता है आपका बिल्ट-अप एरिया। इसके अलावा अमेनिटीज़ क्या-क्या हैं? स्विमिंग पूल, इंडोर-आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कैफ़ेज़, ओपन स्पेस, गार्डन, जिम, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी अमेनिटीज़ में। लोकेशन कैसी है? हिडन चार्जेस की बात करें तो एमेनिटीज़ के कितने चार्जेस लगा रहा है, आईएमएफएस स्पेशल लोकेशन के क्या चार्जेस लग रहे हैं, इसके अलावा कार पार्किंग के क्या चार्जेस होंगे, तो इस तरीके के कुछ अलग-अलग चार्जेस हैं जो आपको जानने हैं। आपको स्टार्टिंग में ही आइडिया उन चीज़ों का लेना होगा। लैंड रिकॉर्ड की बात हम करें तो लैंड रिकॉर्ड में क्या आता है? बेसिकली होता कई बार ये है कि एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। स्पेसिफिकली जैसे हिली एरियाज हैं, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड होती है। कोई भी बिल्डर्स आपस में मिलकर एग्रीकल्चर लैंड को ले लेते हैं और वहां पर कोई भी फ्लैट बनाते हैं या सपोज प्लॉट्स ही काट देते हैं, इस तरीके से। तो क्या उन्होंने उसकी टाइटल डीड जो उसकी है, वो उन्होंने चेंज करवाई है कि नहीं? क्या जो उनका लैंड इन यूज़ था, लैंड इन यूज़ वहाँ पे क्या था, बेसिकली एग्रीकल्चर था, तो क्या उन्होंने उसको रेज़िडेंशियल करवाया? तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है कि उन्होंने एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है वो, या फिर आपके रेज़िडेंशियल के लिए है या फिर कमर्शियल के लिए है, ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपको किन बातों पर ध्यान रखना है? कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, म्युनिसिपल पार्टी जो भी जहाँ की होती है, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, ठीक है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्युनिसिपल पार्टी, इन सब के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, वाटर के साथ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, फायर के लिए उसने सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में आपको देखना है। आजकल एक और चलता है रेरा, तो वो उन्होंने रजिस्टर करवाया है कि नहीं, ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं। वो प्रॉपर्टी, कोई लोन तो नहीं चल रहा उस प्रॉपर्टी पर, कोई गिफ्टेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कौन-कौन से बैंक हैं जो उस प्रॉपर्टी के लिए लोन देने को तैयार हैं? हर एक जो प्रोजेक्ट है वो अपनी फाइल को बैंक में सबमिट करता है, वहाँ से बैंक पूरा टेक्नीशियन भेजता है, पूरा प्रोजेक्ट देखता है, कितना बन चुका है, कितना नहीं बना है, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं।
उसके बाद होम लोन देने के लिए बैंक उसको रेडी होता है। अगर कोई भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है बैंक किसी भी बैंक से वो अप्रूव्ड है तो उस बैंक की आप लिस्ट ले लीजिए। इससे आपको आसानी होगी, उसी बैंक से आप अपना प्री सैंक्शन पहले ही करवा लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो जो अब आपने ये भी देखना है कि जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं या एनबीएफसी तो नहीं बोल रहा वो कि मैं एलआईसी से करवा दूँगा या मैं ऐसा करवा दूँगा, एनबीएफसी से तो नहीं बोल रहे हैं। एनबीएफसी जो है प्रॉपर्टी में लोन ईज़िली दे देता है एज़ कंपेयर टू बैंक्स। बैंक्स पूरी तहकीकात करते हैं, पूरा टेक्नीशियन भेजते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, पूरी सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद एनओसी देते हैं। एनबीएफसी इतना ज़्यादा नहीं करता है, वो लोन देता है, इसीलिए एनबीएफसी का इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है एज़ कंपेयर टू बैंक। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आसान आपके लिए ये होता है कि अगर कोई भी बैंक से आप प्री सैंक्शन करवाते हैं, तो उससे भी आप बोल सकते हैं कि आप मुझे जो भी आपके इस एरिया में प्री अप्रूव्ड हैं प्रोजेक्ट्स, वो आप मुझे लिस्ट दे दीजिए और आप उन प्रोजेक्ट्स पर जाकर फ्लैट देख सकते हैं, ताकि आपको आसानी रहे, आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। हिडन चार्जेस की बात करें तो क्या-क्या हिडन चार्जेस हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैट की एक तो बेस वैल्यू होती है, उसके बाद आपकी एमेनिटीज़ का चार्जेस है, आईएमएफएस, आपका कार पार्किंग का चार्जेस है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है। इसके अलावा लेट पेमेंट फीस तो नहीं है कोई। लेट पेमेंट फीस बोले तो कि अगर आप जैसे स्पेसिफिकली आपका एग्रीमेंट हुआ है, कोई डेट है, उस डेट तक आप पेमेंट नहीं कर पाए तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना होगा। लेट पोजीशन पेनल्टी भी आपको देखनी है। अगर आपको पोजीशन लेट मिलती है, तो आपका जो बिल्डर है, वो आपको क्या पेनल्टी देगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी क्या फीस लगेगी? होम लोन में क्या प्रोसेसिंग फीस रहेगी? सैंक्शन करवाने के बाद भी क्या आपको कोई चार्जेस देना होगा बैंक को प्रोसेसिंग फीस के रूप में? प्रॉपर्टी लोन आपका कि कोई प्रॉपर्टी लोन आप जब करवाते हैं, तो होम लोन जब आप लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन एक होता है जो आपका मैंडेटरी होता है, जो आपको करवाना ही होता है, ये कंपल्सरी होता है। तो उसके क्या चार्जेस रहेंगे आपके? स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस हैं। रजिस्ट्री आप जब अपने मकान की करवाएँगे, तो वो क्या चार्जेस रहेंगे। तो इस तरीके के काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं, जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। फ्लैट की रजिस्ट्री की बात करें, तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्री ये आपको करना है। तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्री आपको जब आप करवाएँगे तो उसके लिए आपके पास चार्जेज़ होना चाहिए। इसके अलावा सेल डीड आपकी तैयारी होती है। तो सेल डीड आपकी जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो उसके बाद आपकी सेल डीड तैयार होती है। आफ्टर पोजेशन आप रजिस्ट्री करवाएँगे, पोजेशन लेटर आपको मिलता है और जो भी कोई काम बाकी होता है फ्लैट में वो करके देता है। आपको देखना होता है कि आपके फ्लैट में क्या कमी लग रही है, वो आप बिल्डर को बोल सकते हैं, वो करवा के देगा। टचअप वो करवा के देता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस, रख-रखाव। तो मेंटेनेंस आप जो देते हैं फ्लैट में, हर किसी फ्लैट में आपको मेंटेनेंस देना होता है मंथली, कहीं पे 1000, कहीं पे 2000, ये कुछ एरिया के बेसिस पे भी हो सकती है कि अगर आपका एरिया इतना है तो आपको ₹1 स्क्वायर फीट या ₹1.5 स्क्वायर फीट या ₹2 स्क्वायर फीट, डिपेंडिंग ऑन एरिया टू एरिया। जो आपका कॉमन एरिया क्लीन होता है, वो आपके मेंटेनेंस के चार्जेस से होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैमरेज़ हैं, गार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी मेंटेनेंस चार्जेस से होती हैं। कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आपकी वाटर में कोई प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम है, अपने पेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी जो हैं मेंटेनेंस के चार्जेस से होती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप कोई भी फ्लैट देख रही हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में था इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।